नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा हम अभी अपने बायोलॉजी के 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9। दोस्तों, आप इस चैनल को एग्जाम बॉक्स उस लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें। दोस्तों, हम इसमें पढ़ रहे हैं अपना एनटीपीसी, आरआरपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कंप्लीट बायोलॉजी, जो कि अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद होगा आपको, जब हम बायोलॉजी स्टार्ट किए थे तो हमने बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा था। और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला भाग था मोनेरा, दूसरा भाग था प्रोटेस्टा, तीसरा भाग था फंगस, चौथा भाग था आपका एनिमल और पांचवा भाग था प्लांट। इसमें से हम मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटेस्टा पढ़ चुके हैं, फंगस पढ़ चुके हैं, एनिमल को अभी अपन देखेंगे आगे, और जिसमें से हम प्लांट ग्रुप पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आपको याद होगा प्लांट को हमने फर्दर 3 पार्टों में बांटा था। प्लांट ग्रुप को मैंने बताया था दोस्तों, ये प्लांट है तो इसका मतलब केवल प्लांट नहीं है, इसमें जीव भी है। तो प्लांट में हमने सबसे पहले प्लांट को 3 भागों में बांटा था। थैलोफाइटा, आपको याद होगा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा में जनरली हमने एल्गी पढ़ी थी। ब्रायोफाइटा में हमने कुछ प्लांट पढ़े थे जैसे मॉस, आपको याद होगा ये सब पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ट्रैकियोफाइटा। इस ट्रैकियोफाइटा को फिर से हमने 3 पार्टों में बांटा था। कौन कौन सा? टेरिडोफाइटा, जिम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें से टेरिडोफाइटा हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, याद होगा आपको। टेरिडोफाइटा हम पढ़ चुके हैं। हमने जिम्नोस्पर्म भी पढ़ा था। टेरिडोफाइटा कौन से प्लांट थे? वे प्लांट जिनमें आपको ना तो बीज मिलेगा और ना ही आपको फल मिलेगा और ना आपको फूल मिलेगा। वो थे टेरिडोफाइटा। इसमें क्या होगा, नग्न बीज मिलेंगे, यानी बीज तो मिलेगा लेकिन उन पर खोल नहीं मिलेगा आपको, तो नग्न बीज मिलेंगे इसमें। और तीसरा वाला था एंजियोस्पर्म, जिसको हम स्टडी कर रहे थे। इसमें आपको फल भी मिलेंगे, इसमें आपको फूल भी मिलेंगे और इसमें आपको बीज भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एंजियोस्पर्म और इसको हम पढ़ेंगे अब। हालांकि मैं आपको पिछले लेक्चर में एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बता चुका था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ एंजियोस्पर्म को। सबसे पहले एंजियोस्पर्म से प्रारंभ करते हैं। एंजियोस्पर्म से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसके लिए प्रजनन अंग क्या है। यानी एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म वाले, वो अपनी प्रजाति कैसे बढ़ाते हैं? तो वो पुष्प के माध्यम से बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें तो पुष्प था ही नहीं, ना पुष्प था ना बीज था। यहाँ पर बीज था लेकिन बीज के ऊपर खोल नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, आपको बीज मिलेगा और बीज अपनी रक्षा करने के लिए क्या बनाता है, फल का निर्माण करता है। जैसे आपने अमरूद देखा होगा, तो अमरूद में बीज होते हैं और ये बीज अपनी सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ आवरण बनाते हैं। जैसे हम अमरूद कहते हैं और इसी अमरूद को हम खाते हैं। जैसे मैंगो अपना बीज बनाता है और इसी बीज की रक्षा करने के लिए वो आम बनाता है शेप में, और इस आम को हम खाते हैं जनरली सामान्य। जैसे बेर हो गया आपका, तो इसमें प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बार बार क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि कौन से प्लांट में आपका पुष्प जो होता है प्रजनन अंग होता है। तो टेरिडोफाइटा में बिल्कुल नहीं, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं। तो वो किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। अब बढ़ते हैं तो इसमें आपको फल भी मिलेगा, इसमें आपको बीज भी मिलेंगे और संवहनी ऊतक होते हैं। यानी मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम इनमें दिखाई देंगे आपको। आवृत बीजी, इसे हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। ये कैसा होता है? आवृत का मतलब होता है दैट इज ढका हुआ, यानी जिसका जो बीज होता है ना, उसको ढक लिया, कवर कर लिया जाता है, या तो फ्रूट के माध्यम से या फिर किसी खोल के माध्यम से। ऐसे पौधे जिनमें बीज सदैव फल के अंदर आते हैं, जैसे अमरूद हो गया आपका, बेर, आम, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इनको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। ये शाख यानी हर्ब्स, झाड़ियां, वृक्ष तीनों प्रकार के मिलते हैं। यानी ये आपको झाड़ियों में झाड़ियां भी मिल जाएंगी आपको। जैसे बेर के पेड़ हैं, बेर
तो वो झाड़िया टाइप का होता है। फिर आप अमरूद का देखोगे तो ये सभी प्रकार के मिल जाएंगे। इसमें प्रजनन अंग क्या होता है, पुष्प, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें दोहरा निषेचन होता है। इसमें कैसा होता है, दोहरा निषेचन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका था आपको, दोहरा निषेचन का मतलब। ये मृतोपजीवी, नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताते हूँ। ये देखो, एक लिंगी और द्विलिंगी, अब ये इसको समझाते हैं। इसमें दोहरा निषेचन होता है। ये मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी और कीट बच्ची और सोपोसी सभी प्रकार के होते हैं। अगर आप जिम्नो आप एंजियोस्पर्म को देखेंगे, सॉरी, एंजियोस्पर्म को आप देखेंगे तो ये सभी प्रकार के पाए जाएंगे। तो इनमें से कुछ देखेंगे अभी। यह सामान्यतः स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में भी उगते हैं। तो अगर आप देखोगे जिम्नोस्पर्म तो ज्यादातर स्थलीय होते हैं, कुछ कुछ आपके जल में भी उग आते हैं। इसमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है, मतलब बहुत अच्छे से विकसित होता है, जाइलम फ्लोएम जैसा सिस्टम पूरा का पूरा। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसी में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक तो आता है एक लिंगी पौधे और द्विलिंगी पौधे, ये क्या होते हैं पहले ये समझाते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये अभी जब अपन पुष्प पढ़ेंगे बायोलॉजी को आगे, उसमें आपको बताएंगे पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होता है। जैसे आप सामान्यतः फूल देखोगे, तो फूल के अंदर ऐसे आपको जैसे देखोगे ना, आप किसी भी फूल को ऐसे, किसी भी फूल को आप देखोगे इस तरह से, उसकी पंखुड़ियां, तो आपको बीच में कुछ ऐसा डंडा सा मिलेगा। इसी को कहते हैं पुंकेसर, या इसी को कहते हैं स्त्री केसर। तो आप देखेंगे ऐसे रेसे रेसे लगे रहते हैं, जैसे गेंदे के फूल में आप देखोगे यहाँ बीच में रेसे रेसे मिलेंगे। वो जो रेसे रेसे होते हैं उन्हीं को आप पुंकेसर कहते हैं। और ये बीच में एक सीधी डंडी होगी, इसको को स्त्री केसर कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसमें, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें मादा वाला भी अंग मिल जाएगा और पुरुष वाला भी। तो इसके पुरुष वाले जो स्पर्म होंगे वो यहाँ इस पे एंटर कर जाएंगे और यहाँ से एक नया पुष्प बन जाएगा। तो इसको किसी अन्य पेड़ की जरूरत नहीं है। तो ये द्विलिंगी होते हैं। तो एक लिंगी के उदाहरण और द्विलिंगी के उदाहरण याद कर लो। देखो, तरबूज एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है, सरसों में थोड़ा सा डाउट है पर इसमें मत रखना आप सरसों को, सरसों इसमें याद कर लेना। और सूरजमुखी, ये भी आपका एक लिंगी है। तो तरबूज, पपीता, सूरजमुखी, ये तीनों के तीनों एक लिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी कौन कौन से हैं, गुड़हल और सरसों, ये दोनों क्या है आपके द्विलिंगी हैं। ये दोनों दोनों द्विलिंगी हैं। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट प्लांट देख लेते हैं। सबसे पहले एक देख लेते हैं अमरवेल। अमरवेल आपने देखी होगी, कोई भी प्लांट होता है ना, उसके चारों तरफ ऐसे बेल होती है जो ऐसे ऐसे पेड़ से चिपक जाती है, इसी को कहते हैं अमरवेल। यह एक परजीवी पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा एक परजीवी पौधा है, और उसमें एक ऑप्शन में आपको अमरवेल मिलेगा जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यानी ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। अब क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो अपना खाना भी नहीं बना पाएगा। इस इस यह इसलिए इसे यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो अपना खाना भी नहीं बना पाता प्रकाश के माध्यम से। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से अपना भोजन ग्रहण, ये इंपोर्टेंट है। तो अमरवेल, तो जिस भी प्लांट पे ये चढ़ेगी ना, उस प्लांट से जो जितने भी पोषण होंगे उन सारे पोषणों को चूस लेगी अपने अंदर। और ये अमरवेल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अमरवेल का साइज बढ़ता जाएगा इस प्लांट का साइज बढ़ेगा नहीं फिर। और धीरे धीरे एक समय बाद इस प्लांट को हो सकता है कि ये सुखा भी दे। इस प्लांट के लिए क्या है, परजीवी है। क्यों, क्योंकि इस प्लांट से पोषण तो ले रही है, बदले में दे कुछ नहीं रही इसको, तो ये कहलाता है परजीवी। तो अमरवेल क्या है, एक परजीवी प्लांट है। अगला देखते हैं, एक और पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे गोंद क्या है। तो यह पादपों का अवशिष्ट उत्पाद है, ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि गोंद क्या है, और आपसे ऑप्शन बहुत सारे दे देगा। तो यहाँ पादपों का क्या है, अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब समझ, जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे हम घी बनाते हैं,
उदाहरण के लिए दूध से, तो दूध से हम मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन आप बाहर कर लोगे, इसमें से जो भी मक्खन होगा वो तो बाहर कर ले, और बचेगा क्या इसमें, मठा। अब जो मठा होगा वो कहलाएगा अवशिष्ट पदार्थ, जो फाइनली लास्ट में बचता है। तो यह पादपों का अवशिष्ट अवशिष्ट उत्पाद है, जो कोशिका भित्ति के सेलुलोज के अपघटन के पश्चात बनता है। तो एक्चुअली में गोंद कुछ नहीं है, गोंद एक अवशिष्ट पदार्थ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होता है उसके सेलुलोज के अपघटन के पश्चात ये बनता है। तो अब जब आप सेल पढ़ोगे तो ये सब सीख जाओगे कि सेलुलोज क्या होता है, ये सब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये इम्पोर्टेंट है तो याद कर लेना। तो ये हुआ अपना एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्दर टू पार्ट्स में। कौन कौन से, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बस इसके उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते मोनोकोट और डाइकोट से, बस इसके उदाहरण। तो उदाहरण याद रखना। मोनोकोट मतलब इसमें लहसुन है, गेहूं है, और आप देखोगे धान। आप ऐसे याद कर लेना कि जिसके बीज बीच में से दो हो जाए वो है डाइकोट, और जिसका बीज बीच में से दो ना हो पाए वो है मोनोकोट। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे लहसुन। तो लहसुन का ऐसे कली होती है पूरी, तो उस लहसुन की एक कली को बीच में से दो नहीं कर सकते आप। लहसुन जैसे गेहूं, तो गेहूं आप देखोगे ऐसे लकीर तो है लेकिन इसे दो नहीं कर सकते तोड़ के आप। धान जैसे आप चावल देखोगे, चावल ऐसा सिंगल होता है। अब देखो डाइकोट में, जैसे सरसों देखी होगी आपने, ठीक है। अब सरसों का जैसे आप फूल उठाओगे तो उसके दो बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। और कहाँ देखोगे, जैसे आप कुछ बीज देखोगे, जैसे चना देखोगे, तो चने का ऊपर खोल उठा दोगे ना आप, तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे मोस्ट दाब केसों में अपनी दालें होती हैं ये। तो एक पत्री, द्विबीजपत्री। जैसे इसमें तिली है, तिली आपका एक बीज पत्री हो जाएगा। द्विबीज पत्री से आसानी से दो भागों में तोड़ा जा सकता है। इसके बीजों में केवल एक बीज उपस्थित होता है, एक बीज पत्र उपस्थित होता है। इसके बीजों में कितने, दो बीज उपस्थित होते हैं। इनकी जड़ें पता है अधिक विकसित नहीं होती। अच्छा, जो मोनोकोट होती है ना, जैसे आपने कभी गेहूं का पौधा उखाड़ा होगा तो बड़ी आसानी से उखड़ जाता है, लेकिन वहीं पर आप सरसों का पेड़ उखाड़ोगे तो बहुत मेहनत लगती है, उखड़ता भी नहीं है कई बार, क्योंकि उसकी जो रूट होती है वो काफी डीप तक जाती है। तो इसका जड़ तंत्र अधिमूल यानी कैप रूट, कैप रूट क्या होता है, जैसे ये जड़ होती है ना, इसका जो टिप होता है यही इसी को कहते हैं कैप रूट। इसी पर पाया जाता है कैप रूट। तो जब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे तो इस कैप रूट को भी डिटेल में देखेंगे। एवं उसकी शाखाओं के साथ फैला रहता है। तो इसकी जड़ें जो है ना अच्छे से होती हैं और अंदर जाके ब्रांचेस में बट जाती है। ये मोनोकोट डाइकोट में, तो मोनोकोट का प्लांट जो बहुत आसानी से पड़ जाता है, यानी कम पकड़ रखता है जमीन के साथ, जबकि डाइकोट अच्छे से पकड़ रखता है जमीन के साथ। इसके पुष्प भाग फ्लोवर प्लांट्स में तीन या उसके अधिक गुणांक होते हैं। जैसे आप इसका फ्लोवर देखोगे तो उसमें जो पत्तियां आती है वो जनरली तीन पत्ती वाला होता है, और इसमें क्या होता है, फ्लोवर प्लांट चार या पांच पत्ती वाला होता है, गुणांक होता है। ये नहीं पूछा जाता, बस ये मोनोकोट और डाइकोट के आपसे उदाहरण पूछेंगे। इसके संवहन पूल में कैम्बियन नहीं पाया जाता। अब ये क्या होती है, ये होती है जैसे जाइलम फ्लोएम आप देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसे छलनी टाइप की लगी रहती है जगह 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 जगह। ऐसे क्यों, क्योंकि जब यहाँ से मिनरल्स पहुंचाते हैं तो ये मिनरल वापस ना आ जाए, इसलिए इसमें कैम्बियन ट्यूब्स ऐसा कुछ मिलता है सिस्टम। तो इसमें तो ये नहीं पाया जाता, जबकि इसमें ये पाया जाता है कैम्बियम। तो ये जब मैं आपको जड़ पढ़ाऊंगा तब और जाइलम फ्लोएम जब हम पढ़ेंगे तो हम कैम्बियन सेल ये सब हम डिटेल में देखेंगे एक बार फिर से। इसमें द्वितीय वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसकी पत्तियां जली वृत्त शिलान्यास पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे आपने पत्तियां देखी होंगी ऐसे। जनरली मैं एक पत्ती बना लेता हूँ कोई भी, ठीक है दोस्तों। और आपने जैसे उदाहरण के लिए मैं सबसे अच्छा पत्ती किसकी ले लेता हूँ, हाँ जैसे आपने मूली देखी होगी। तो मूली की पत्ती को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे होती है लाइनें, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे। या बरगद का पत्ता देखा होगा आपने तो उसमें, या पीपल का पत्ता देखा हो तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनें मिलेगी, मोटी मोटी नसें जैसी, मसल सी ऐसी मिलेगी। और फिर उसमें आप देखोगे ऐसा ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है बहुत पतली पतली लाइनों का।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पतला पतला, जो इस तरह से होगा। ठीक है, जो आपको दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा इसी पत्ते में। जो तो ये जो दिख रही है ना, ये इन्हीं को कहते हैं आप सिरा विन्यास। तो ये आपको सिराएं दिखेंगी उसमें, जबकि ये इसमें नहीं दिखेंगी। इसका उदाहरण कहाँ है? इसका बेहतरीन उदाहरण है, अगर आपने जो गन्ना होता है, एक गन्ने का जो पत्ता देखा होगा, तो वो जो होता है ना, उसमें इस तरह से नहीं मिलेंगी आपको सिराएं। ये होता है इसका उदाहरण। जैसे बाजरे का पत्ता देखा होगा, बाजरा भी मोनोकोट का उदाहरण है। तो बाजरे का पत्ता देखो, बाजरा भी दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। तो बाजरे के पत्ते को अगर आप देखोगे तो ऐसी पतली सी मिलती है, ऐसी ऐसा पत्ता होता है लंबा सा पतला सा, जैसे गन्ने का होता है। और उसमें आपको ये ऐसी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, इस तरह से नहीं मिलेगा पत्ते पर। तो इसी को कहते हैं आप क्या, इसमें जाल वृक्ष संन्यास पाया जाता है, उसमें ये सब नहीं पाया जाता मोनोकोट में। सम इम्पोर्टेंट प्लांट्स, कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट प्लांट। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है। तो अब आपको याद रखना है मोनोकोट के उदाहरण कौन कौन से हैं और डाइकोट के उदाहरण कौन कौन से हैं। फिर आपसे पूछा कि मोनोकोट और डाइकोट में भी इसके भी ग्रुप बटे हैं, तो ये किस ग्रुप में आते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो आपको क्या एक बार गो थ्रू करना है, एक बार ऐसे ही पढ़ लेना है इनको, और ये एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मोनोकोट देखता हूँ। तो मोनोकोट में सबसे पहला ग्रुप ये लिखा है कुल का नाम, तो लिलिएसी। तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा लिलिएसी ग्रुप में नहीं आता, तो ऐसे तीन दे देगा और एक कोई और दे देगा आपको उदाहरण के लिए। तो लिलिएसी ग्रुप में कौन आता है? लहसुन है, प्याज है, और सतावर है। ये तीनों की तीनों लिलिएसी ग्रुप में आते हैं। इसमें से आप ये दो जरूर याद रखना। ये तो खैर कम पूछा जाता है सतावर, ये दो जरूर याद रखना, लहसुन और प्याज। ये दोनों मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो लिलिएसी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिलिएसी क्या है? मोनोकोट है। और कौन कौन है मोनोकोट? तो अभी आप पहले मोनोकोट पढ़ेंगे फिर डाइकोट। तो मोनोकोट में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो लिलिएसी ग्रुप आता है, एक ग्रेमनी ग्रुप आता है, ठीक है, तीसरा पालवी ग्रुप आता है, ये मोनोकोट के उदाहरण है, और चौथा आता है म्यूजेसी ग्रुप। तो ये चार ग्रुप किसके पार्ट है? मोनोकोट। और इसके बाद जो पार्ट्स होंगे वो डाइकोट के होंगे। तो पहले मोनोकोट ही देख ले। तो मोनोकोट में भी सबसे पहला पार्ट कौन सा? लिलिएसी। तो लिलिएसी में फिर दूसरा पार्ट आता है ग्रेमिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेमनी, ग्रेमनी मतलब गेहूं से याद रखने का। तो जिनकी हम रोटियां खाते हैं ना, जिस जिस अनाज की, वो आप याद रख सकते हो एक तरह से कि वो सारे के सारे ग्रेमनी में आते हैं। जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं ग्रेमनी है, मक्का भी ग्रेमनी है, चावल भी ग्रेमनी में आता है। ग्रेमनी मतलब मोनोकॉट। ठीक है। इसके बाद गन्ना। देखो, ये सारे याद ही करने पड़ेंगे आपको, लेकिन आप कुछ ट्रिक से याद रख सकते हो। जिनकी हम रोटियां खाते हैं वो सामान्यतः ग्रेमनी में आता है, यानी गेहूं के साथ आता है। तो गेहूं के साथ मिक्स कर लेते हैं। मक्का, चावल, बाजरा, बिल्कुल, और ज्वार मिला देती हूँ। अब जौ भी मिला देती हूँ। जौ मतलब जोड़ई, आपने देखी होगी, ठीक है, बाजरे जैसी होती है, व्हाइट कलर की। फिर होता है, हाँ, इतनी तो आप बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो ही। इसके अलावा इनको और याद कर लेना कि गन्ना क्या है। गन्ना एक मोनोकोट का उदाहरण है, और ये मोनोकोट के उदाहरण के साथ साथ ग्रेमिनी का उदाहरण है। इसके बाद बांस। आपने कभी बांस का पत्ता और गन्ने का पत्ता देखा होगा, लगभग आपको ऐसा मिलेगा, पतला सा, ऐसा मिलेगा, पतला सा, पतला सा ऐसा। हाँ, बांस का पत्ता और इसका अगर आपने देखे होंगे दोस्तों, तो इसमें वो शाखाएं नहीं मिलेंगी ऐसे पत्ते में जैसे मिलती है ना आपको, ऐसे शाखा, ऐसा कुछ नहीं देखेगा आपको। इसके बाद आप ये पढ़ लेना, दूब घास और जई, ये मोनोकोट को नाना है। फिर पालमी, ये पालमी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो पालमी क्या है? ये भी मोनोकोट का उदाहरण है। तो पालमी में कौन कौन से आता है? एक तो नारियल आता है, पाम, ऊपर कहते हैं ना पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या होता है? मतलब खजूर जैसा ही पेड़ होता है पाम ऑयल, जिसमें सब आपने पाम ऑयल का नाम सुना होगा। जैसे जनरली मार्केट में ये बहुत आता है, सस्ता आता है। जो सरसों का तेल होता है उसका ऑल्टरनेट है, उसकी जगह पर यूज किया जाता है। तो आप जो भी चिप्स विप्स खाते हो सारे पाम ऑयल में ही, या नमकीन जो खाते हो आप जो मार्केट के अंदर आते हो सब पाम ऑयल में ही बनी होती है। तो नारियल, ठीक है, पालमी का उदाहरण है। ताड़, ये भी पालमी का उदाहरण है। खजूर, ये भी इसी का उदाहरण है, पालमी का। और सुपारी, ये भी पालमी का उदाहरण।
जनरली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ये 2 पॉइंट ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, नारियल और ताड़। और नारियल याद कर रहे तो आप खजूर भी याद कर सकते हो, नारियल, ताड़ और खजूर, इन तीनों को याद रखना। ये तीनों के तीनों किस ग्रुप में आते हैं, पलमी ग्रुप। पलमी मतलब मोनोकोट। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका म्यूजेसी। तो म्यूजेसी से बहुत रेयर पूछा जाता है, और उसमें से पूछा भी जाएगा तो बस एक ही है, वो पूछा जाएगा आपका केला। ये केला कौन है, मोनोकोट है डाइकोट है, तो आपका पहला आंसर होगा मोनोकोट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें पत्ती तने के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पत्ती क्या बना लेती है, तना, या फिर तना पत्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो है आपका कौन सा ग्रुप, आपका ये वाला केला। क्योंकि केले में कभी तना नहीं होता, ये जो पत्ती होती है वो ही तना होता है, एक्चुअली में पत्ती का ही तना बना होता है। उसमें जैसे प्लांट होता है ना, आपने देखा होगा नीम का, तो बकायदा उसमें तना मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता केले के पेड़ में। तो वो पत्तियां होती हैं, और वो पत्ती एक के ऊपर एक होती है, उसी से वो तना बनता है। तो म्यूजेसी, तो ये किस ग्रुप में आता है, केला, म्यूजेसी में। तो ये हुए आपके मोनोकोट के उदाहरण। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन है। देखो, मोनोकोट के अंदर 4 उदाहरण देखे थे आपने। लिलिएसी, जिसमें आपके लहसुन प्याज वगैरह आ जाएंगे, मसाले वाली चीजें। ग्रेमिनी में गेहूं में जो जो मिलाते हैं वो याद कर लेना। गन्ना याद कर लेना साथ में। और गन्ने के साथ साथ गन्ने जैसे ही दिखता है कुछ कुछ सिमिलर, बांस, तो बांस भी याद कर लेना। गन्ना और बांस। जौ, दूब, घास, जई, ये भी याद कर लेना। फिर पालमी ग्रुप, तो नारियल, पाम, और नारियल और पाम के साथ साथ आप याद रख सकते हो खजूर, क्योंकि पाम और खजूर एक जैसा ही होता है लगभग दिखने में। इसके बाद आती है म्यूजेसी ग्रुप, चौथा। तो म्यूजेसी में बस आपको केला ही याद करना है। आगे पढ़ेंगे हम फिर डाइकॉट। तो डाइकॉट में देखेंगे, डाइकॉट में कौन कौन आता है। तो मोनोकोट हम पढ़ चुके हैं, अब डाइकॉट। तो डाइकॉट में कौन कौन से ग्रुप है। सबसे पहले तो ये ग्रुप याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट ग्रुप ही पूछ लिया जाता है कि डाइकॉट में निम्न में से कौन सा ग्रुप डाइकॉट नहीं है। तो डाइकॉट में क्रूसीफेरी, डाइकॉट में मालेक्सी, डाइकॉट में लेग्यूमेनेसी, डाइकॉट में सभी, ये तो है ही, फिर कंपोजिटी, कुकरबिटेसी, हाँ, और सोलोनेसी, काफी है, रोजेसी, अम्लीफेरी, और ये सब। तो देखो, आपको इसमें से सारे याद नहीं रखने हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहना। तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो क्रूसीफेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है। अच्छा, ये फिर समझाए तो ये डाइकॉट के अंदर पढ़ रहे हो आप। तो डाइकॉट के अंदर तो मूली किसका पार्ट है, क्रूसीफेरी। मूली, सरसों, फूल गोभी और सलजम। इसमें से पूछा क्या जाता है, जनरली मूली और सरसों पूछी जाती है, ये दो इंपोर्टेंट है। तो मूली और सरसों किसका उदाहरण है, डाइकोट का उदाहरण है। मूली और सरसों किसका है, डाइकोट का उदाहरण है। मैंने बताया था वहां से सरसों कटवा दी थी, मैंने कहा था सरसों डाइकोट में आता है। तो मूली और सरसों किसका है, डाइकोट। और डाइकोट पे अभी कौन सा, क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी। इसके बाद अगला बढ़ेंगे इसी में डाइकोट में, मालेक्सी, इसमें नहीं पूछा जाता, आप बस याद रख लेना ऐसे ही। तीसरा, लेग्यूमिनेसी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि डाइकोट के उदाहरण देखो। सबसे पहले मटर, आपने देखा होगा मटर का जो दाना होता है वो क्लियरली 2 पार्टों में जाता है, डाइकोट। तो मटर क्या है, एक डाइकोट है। और डाइकोट में अभी कौन सा, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, मूंगफली, ये मटर मूंगफली एक जैसा है कुछ कुछ, ठीक है। और उसमें सोयाबीन, ये तीन याद रखना है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताई तो कौन सा, एक ये बबूल याद कर लेना, ये भी बहुत पूछा जाता है। और कौन सा है इसमें से जो पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये डाइकोट में है चना, तो चना भी पूछ लिया जाता है। और ये सभी दलहनी फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि दलहनी फसल किसके अंदर आती है। तो ये भी दलहनी है क्योंकि मटर की दाल आती है, मटर या बटुरा जैसे कहते हैं कई बार आप। तो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सा आएगा, तो लेग्यूमिनेसी में याद रखना मटर, मटर का, और ये इसके वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, तो ये मटर का वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, ये कई बार पूछा जाता है। तो पीसम सैटिवम, मूंगफली, इसका इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पूछा जाता, बस मूंगफली किस ग्रुप में आता है, तो लेग्यूमिनेसी, जिसमें मैं मार्क करूँ उसका वैज्ञानिक नाम याद करना।
सोयाबीन, हाँ इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो गैलेक्सी मैक्स याद कर लेना है, ग्लाइसिन मैक्स। फिर बबूल, बबूल भी क्या है आपका लेग्यूमिनेसी ग्रुप में आता है, यानी डाइकोट का पार्ट है, और डाइकोट में भी कौन सा, लेग्यूमिनेसी। तो इसका भी नाम याद कर लेना, बबूल का नाम अक्कासिया और अरेबिका। अरेबिका याद कर लेना, ज्यादा मत करो तो कुछ। फिर इसके बाद चना को याद करना है आपको, चना का भी याद कर लेना, कीकर या फिर सीकर, जो भी पढ़ना है आपको, तो कीकर ही पढ़ते हैं इसे, तो कीकर एटिगम। इसके बाद आप याद कर लेना किसका वैज्ञानिक नाम, इसके बाद सभी दलहनी। तो सभी दलहनी फसलें किस में आती हैं, तो सभी दलहनी फसलें डाइकोट, और डाइकोट में किसका पार्ट है, लेग्यूमिनेसी। डाइकोट और डाइकोट में किसका, लेग्यूमिनेसी। तो दाल है, और दाल में मटर भी आती है, दाल में चना भी आता है, चना की भी दाल आती है, दाल में मूंग की भी आती है, मूंगफली। तो ये सारा सारा याद रखना है आप दाल में। तो ये किसका पार्ट है, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी मतलब डाइकोट। तो डाइकोट में कौन कौन से ग्रुप आ गए आप देखोगे तो फिर से, क्रूसीफेरी, और क्रूसी के फेरी के बाद मलेक्सी। मलेक्सी तो मैंने कहा क्वेश्चन नहीं बनते। तो लेग्यूमिनेसी याद रखना आप, ये भी एक डाइकोट है। आप इनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा था कि निम्न में से कौन सा डाइकोट नहीं है, या फिर कौन सा मोनोकोट है। और ये पढ़ने लेना कंपोजिटी, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो केवल एक ही। और इसमें क्या आ जाएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। कुकर बुटेसी। तो कुकर बिटेसी, अगर आप कुकर बिटेसी को देखोगे तो इसमें कौन कौन आता है, तो कुकर बिटेसी इससे इम्पोर्टेंट है। तो कुकर बिटेसी में जो बेल वाली होती हैं चीजें, जो गर्मियों में हम इस्तेमाल खाते हैं, वो ही आती है। तो तरबूज, तरबूज के बाद खरबूजा, खरबूजा के बाद खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू। ठीक है, और बस इतना ही याद कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखे। आपके वैज्ञानिक नाम याद नहीं करने, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। तो कुकर बिटेसी, तो कुकर बिटेसी, तो कुकर मतलब ककड़ी, ऐसे याद रखेगा, कुकर मतलब ककड़ी। तो कुकर बिटेसी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सारे के सारे गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, गर्मियों में हम खाते हैं इन्हें सैलेड के रूप में। तो तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, ये सारे के सारे किस ग्रुप में आते हैं, तो कुकर बिटेसी। कुकर बिटेसी मतलब डाइकोट का पार्ट है ये। सोलोनेसी, सोलोनेसी में से भी थोड़ा बहुत याद रखना चाहो तो याद रख लो। आलू की को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आलू किसका पार्ट है, सोलोनेसी का। आलू किसका पार्ट है, सोलोनेसी। सोलोनेसी, तो इसका साइंटिफिक नाम याद करना है, कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आलू, टमाटर, ये याद रख सकते हैं आप। और बस रखना चाहो तो लाल मिर्च याद रख लेना, बस तीन काफी है। तो सोलोनेसी ग्रुप में कौन कौन सा है, सोलोनेसी मतलब सोले, और सोले में आलू। तो आलू में सोले, सोले में आलू। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो सोलेनेसी मतलब आलू, और आलू के साथ मिर्ची, टमाटर, मिर्ची, टमाटर, आलू। ठीक है, तीनों याद कर लेना, सोलोनेसी। इसके बाद कुल का नाम है रोजेसी। रोजेसी में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार, इन्हें देख लेना आप, ये सारे डाइकोट के। फिर अम्ली फेरी, ये भी डाइकोट है। अम्ली फेरी भी डाइकोट है, बस अम्ली फेरी में याद रखना कुछ। और फिर मिर्टेसी, मिर्टेसी में भी कोई खास ऐसा कोई नहीं है जो आपसे पूछा जाए बार बार। और ये कर लेना, यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं ये। अब इसमें से कुछ और प्लांट है जो आपके एंजियोस्पर्म में जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला है आपका एंजियोस्पर्म, जिसका नाम है सर्पगंधा। इससे कई बार क्वेश्चन आता है। तो सर्पगंधा क्या है, ये एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर में किया जाता है, रक्तचाप के लिए। किसी का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है तो उसे ये सर्पगंधा दिया जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है राबुफुलिया सर्पेटिना। मत याद करना, थोड़ा सा पढ़ लेना, बस कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सर्पगंधा, तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर में कौन सी जड़ी बूटी खिलाई जाती है, तो सर्पगंधा। तो सर्पगंधा एक प्लांट है, एक जड़ी बूटी है जो ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए काम आती है। और ये किसका पार्ट है, एंजियोस्पर्म का। अच्छा, एंजियोस्पर्म को एक और नाम से जाना जाता है, मैंगलियोफाइटा।
कौन सा? मैग्निलियोफाइटा। तो मैग्निलियोफाइटा के नाम से जाता है। या फिर आप ऐसे क्लियर कर लेना कि मैंगो भी क्या है, एक एंजियोस्पर्म ही है। अगला, आंवला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार। तो आंवला का वैज्ञानिक नाम बिल्कुल इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या नाम है? एम्बिलिका ऑफिसिनेलेसिस। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ये आंवला का वैज्ञानिक नाम है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, मैंने बताया था ये जो आंवला है। इसके बाद ब्रह्म कमल, ये भी एक तरह से जड़ी बूटी ही है। इसको खरोंच वगैरह पे लगा लेते हैं, और ये केवल हिमालय में मिलती है आपको। ओनली हिमालय में मिलता है ये पुष्प। और इसी पुष्प को, यही जो पुष्प है वो यूके मतलब उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पुष्प भी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपका खत्म हो जाता है कौन सा? सबसे पहले आपने पढ़ा था प्लांट। तो यहाँ से आपका जो प्लांट का जो पार्ट है ये खत्म हो जाता है। बाकी जो प्लांट का पार्ट है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम एनिमल को पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने ये आपको पहले करा दिया। इसके बाद जो प्लांट आएगा जिसमें हम जड़ पढ़ेंगे, तना पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पुष्प को पढ़ेंगे, फिर इसके टिश्यूज पढ़ेंगे प्लांट के। तो काफी कुछ प्लांट में भी पढ़ने वाले हैं, तो जो कि हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम थोड़ा सा ये याद रखते हैं कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन जाना बनते हैं। तो अब हम चालू करेंगे अपना अगला लेक्चर में एनिमल ग्रुप, और एनिमल की शुरुआत हम करेंगे सेल से। दोस्तों आप इस चैनल को, एग्जाम बॉक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है।